हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें हम यूनिट थर्ड का पार्ट सेकंड का वन शॉट पढ़ने वाले हैं। मतलब कि इस 30 से 40 मिनट की एक वीडियो के अंदर जो हमारे यूनिट थर्ड के पार्ट टू के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे, उन सबको हम एक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगाई। फंजाई यानी कि फंगाई का हमारा मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और उसका कल्टीवेशन, रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में आज के इस वन शॉट की वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिलेबस आप जानते ही हैं, पार्ट वन में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसमें फंगाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब बात आ जाती है कि जो ये हमारा मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, कल्टीवेशन है फंगाई का, इसके अंदर एक्चुअल में है क्या क्या। तो हम बात कर लेते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक फंगाई के, उसके बारे में। सबसे पहला जो फंगाई है ये एक डाइवर्स ग्रुप होता है, किसका? नॉन मोटाइल का, यानी कि जो मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, यूकारियोटिक सेल होता है ये, और साथ ही साथ अब कह सकते हैं कि ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के साथ भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपका सेफ्रोफाइट्स होता है। मतलब कि ये लोग जो कि डेड या फिर डिकेइंग मैटर के ऊपर लिव करते हैं, उनके ऊपर रहते हैं। ये बेसिकली पैरासाइट्स, मतलब कि बहुत सारे ऐसे वेरियस पैरासाइट्स डिजीजेस हैं जिनके ऊपर ये हो सकता है। साथ ही साथ कॉमेंजल्स, मतलब कि जो नॉर्मली जो है एक जो होस्ट होता है हमारा, उसके साथ या उसको बिना यूज किए जो है बेसिकली एक म्यूचुअल बेनिफिट्स के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, जिससे कि नुकसान पहुंच जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो टर्म आती है वो ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत कम होता है। इनके अंदर जो है क्लोरोफिल, मतलब कि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता ही नहीं है। साथ ही साथ ये जो है जो इनके डिफरेंट न्यूक्लियाइज होते हैं जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। और ये आपका या तो बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर ये स्पोर या फिर कॉनिडिया फॉर्मेशन जो होता है, मतलब कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मेथड से ये क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो ये है बेसिकली ये रिजिड सेल्स होती हैं जो कि बनी हुई है किससे? चाइल्ड मेनन से, या आप कह सकते हैं कि दूसरे पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं। कुछ उनके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जिनके अंदर स्टेरॉल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो इनका एक डिसिप्लिन है वो क्या करता है कि ये साइंस से डील करेंगे। जहां पर हम स्टडी के बारे में पढ़ते हैं फंगाई को, उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? फंगाई की। ठीक है, फंगाई की, तो उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बना किस चीज से है ये? माइकोस और मशरूम, जब जाकर के आपका माइकोलॉजी बना। अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या कहता है हमारा फंगाई का। तो इसके अंदर अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर ईस्ट आ जाता है। मतलब कि ये एक राउंड टू ओवल शेप के होते हैं, यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं जो कि मोस्टली रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग के प्रोसेस के थ्रू ही ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक प्रोसेस है जहां पर एक नया सेल डेवलप हो जाता है एक साइड पे, उसके बेसिकली जहां पर वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। फाइनली फिर उस पर्टिकुलर सेल पे जहां पर ग्रोथ हो रही थी, एक बडिंग हो रही थी, वो सेपरेट हो जाता है एक नई सेल में। पेरेंट सेल से वो जो है एक बेसिकली कह सकते हैं कि नई सेल डेवलप हो जाती है, यानी कि वो जो है रिप्रोड्यूस कर जाता है। साथ ही साथ कल्चर मीडिया की बात करें तो जैसे सेबरॉड्स, डेक्सट्रोज अगार होता है जिसे हम एसडीए कहते हैं, तो ये भी बेसिकली एक म्यूकोइड कॉलोनीज प्रोड्यूस कर लेते हैं, म्यूकोइड कॉलोनीज बना लेते हैं। साथ ही साथ एक ऐसा पैथोजेनिक नियोफॉर्म्स है जो कि बेसिकली एक मेडिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है, जैसे कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होते हैं। आप सामने डायग्राम देख सकते हैं कि ईस्ट सेल जो है आपको बडिंग स्टेजेस दिखा रहा है। ये एक पूरा एक हमारा ईस्ट सेल है। यहां पर देखिए, यहां पर बडिंग डेवलपिंग स्टार्ट हो गई, मतलब बडिंग बनना स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ? न्यू बर्ड आपको एक अलग दिख जाएगा, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि एक चेन ऑफ बर्ड्स भी बन जाती है। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये डॉटर सेल्स कहलाती हैं और ये पेरेंट सेल है। फिर जब ये मैच्योर हो जाएंगी तो एक नई नई सेल डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली ईस्ट का जो है बडिंग होता है।
अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है ईस्ट लाइक फंगाई की, कि ईस्ट लाइक फंगाई क्या होता है। सबसे पहला, ये बेसिकली जो है ईस्ट में या तो पूरे ही ईस्ट पे डेवलप हो जाते हैं या फिर पार्टली डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि जो चेन होती है इनकी, ये कहां तक फैलती है, बडिंग सेल्स के ऊपर चली जाती है, जो कि आगे जाके उसके एंड टू एंड ज्वाइन करती है। मतलब कि आगे जाके सूडोमाइसीलियम भी इसके अंदर डेवलप हो जाता है। एक परफेक्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे कैंडिडा होता है, तो वो बेसिकली बड के अंदर ही रह जाता है, जो कि अटैच रहता है किससे, मदर सेल से, और फिर आगे जाके उसका जो है रिपीटिशन होगा, बडिंग जो है स्टार्ट होगी, वहां पे चेन्स डेवलप होने लगेंगी उनकी सेल्स की, जो कि सीडोफाइली है। ठीक है, साथ ही साथ फिर क्या होगा, कुछ स्पीशीज जैसे हमारी कैंडिडा अल्बिकन्स होती हैं, वो भी जो है एक प्रॉपर ट्रू हाइफे क्या कर लेती हैं, डेवलप कर लेती हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर लेती हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि जो मोल्ड्स होते हैं, फिलामेंटस या फिर आप कह सकते हैं माइसीलियल फंजाई। ठीक है, हम ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब है मोल्ड्स, फिलामेंटस और माइसीलियल फंगाई क्या होते हैं। तो बच्चा लोग, ये बेसिकली ट्रू माइसीलियम को ग्रो कर लेते हैं, जिसमें जो ब्रांचेस होती हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उनको हम हाइफी कहते हैं। ठीक है, हाइफी क्या होता है, जो आपकी ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं, जो डेवलप होने लगते हैं, ग्रो होते हैं, वो ही आपके हाइफे कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, साथ ही डिफरेंट टाइप्स के इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन भी होती है, जो कि आगे जाके हाइफे प्रोड्यूस करते हैं 2 से 10 माइक्रोमीटर के साइज में, जिनका डायमीटर का जो साइज है 2 से 10 माइक्रोमीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हाइफे जो है बेसिकली लगातार कंटिन्यू ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, ब्रांचिंग भी उनकी डेवलप होने लगती है, जो कि उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, जो इसको हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम में क्या होगा, बेसिकली जो आपका हाइफे है वो कंटिन्यूअस ग्रो करता चला जाएगा, और ब्रांचेस जो होती हैं एक वहां पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपका माइसीलियम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हाइफे को आप डिवाइड कर सकते हैं इंटरवल्स पे। ट्रांसवर्सल वॉल्स जो होती है उस पर्टिकुलर सेल्स की, जिसे आप कहते हैं सेप्टा, यानी कि सिंग या फिर सेप्टम, जैसे कि इनको आप सेप्टेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब उसके कॉन्ट्रास्ट में बात की जाए, तो जो फंगाई है उसके अंदर सेप्टा की कमी होगी, तो वो आपका एसेप्टेड फंगाई कहलाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कॉनोसाइटिक फंगाई के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो मोल्ड्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे फंगाई की बात करें तो इसके अंदर डर्मेटोफाइट्स हो सकते हैं, जाइगोमाइसेटीज हो सकते हैं, एस्परगिलस हो सकते हैं, और पेनिसिलियम हो सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे मोल्ड्स के, हमारे जो मोल्ड्स लाइक फंगाई है उसमें पाए जाते हैं। अब अगर आगे चले, अब बात आती है डायमॉर्फिक फंजाई की। किसकी, डायमॉर्फिक फंजाई की अगर हम बात करें बेसिकली, तो इसके अंदर जो हमारा डायमॉर्फिक होगा, यानी कि डाय का मतलब होता है 2, यानी कि 2, इसके अंदर मॉर्फिक शेप्स होती हैं और इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो फंगाई है ये बेसिकली या तो आपके पूरे 1 साल तक, या फिर जो उसकी ग्रोथ की कंडीशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय तक ये रहेगा। ठीक है, ये 1 साल के लिए भी रह सकता है, 2 साल के लिए भी रह सकता है, या फिर जो उस पर्टिकुलर उसकी ग्रोथ कंडीशंस है उनके ऊपर डिपेंड कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जो ईस्ट होती है ये साथ ही साथ एक पैरासिटिक फेज भी बना लेता है, जो कि आपके होस्ट टिश्यूज में होते हैं। अगर मैं बात करूं इन विट्रो यानी कि कल्चर में, तो यहां पे टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसके साथ साथ अगर फिलामेंटस की बात करें तो उसको आप क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक फेज कहते हैं, जो कि आपका सॉइल के अंदर होता है, जहां पर टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात आती है, जितने भी फंगाई हैं उनके अंदर एक सिस्टमिक इंफेक्शंस होते हैं, जो कि बिलोंग करते हैं इन पर्टिकुलर कैटेगरीज को, जैसे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है। ठीक है, स्पोरोथिक्स शनकी होता है, इसी तरीके से ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस होता है। ठीक है, पैराकोकी डायोडाइट्स जो है बेसिकली ब्रासिलिनियंसिस, और साथ ही साथ कोकीडायोडाइट्स इमिटेस होता है। ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं, ये इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आपके इस कैटेगरी में आते हैं डायमॉर्फिक फंगाई की। आगे चलते हैं, अब बात आती है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की। अभी तक हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब बात करते हैं इसके टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन की। इसके अंदर जाइगोमाइसेटीज होते हैं, मतलब कि जो लोअर फंगाई होगा वो आपका नॉन सेप्टेड हाइफे होगा, जिसके अंदर आपका सेप्टा होगा ही नहीं, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम स्पैरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर एक सेल
एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो ओ स्पोर्स होते हैं और जाइगोस्पोर्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट जो कि है एस्कोमाइसिटीज, मतलब कि ये बेसिकली एक सेप्टेड हाइफे पोजेस करते हैं, इनके अंदर सेप्टेड हाइफे होगा और साथ ही साथ ये सेक्सुअल स्पोर्स भी जो है फॉलो करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि आपका एस्कोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर जो सैक होगा वो आपका एस्कस के नाम से जाना जाएगा। अगर मैं आगे चलूं, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ही, वो है बेसिडियोमाइसिटीज, मतलब कि इनके अंदर सेप्टेड हाइफे होता है और साथ ही साथ ये सेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से ही बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे जाके बेसिडियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर होता है, उस पर्टिकुलर पेडेस्टल जो होता है आपका उसके टिप की आउटसाइड की होगा, उसके बाहर होगा, जिसे आप बेसिडियम कहते हैं। अब बात आती है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट पॉइंट की, जो कि है ड्यूटेरोमाइसिटीज, मतलब कि जो फंगाई इम्परफेक्ट होगा। अब ये बेसिकली सेप्टेड हाइफे तो फॉलो करते हैं, इनके अंदर सेप्टेड हाइफे तो होता है, लेकिन ये रिप्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से नहीं करते हैं। मोस्टली जो फंगाई होता है इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस होता है, जो कि आपको इस कैटेगरी की क्लास से बिलोंग करता है। अब अगर हम आगे चलें, अब बात आ जाती है रिप्रोडक्शन और स्पोरुलेशन की, किसमें, फंगाई के अंदर, की फंगाई का स्पोरुलेशन या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहां पर फ्यूजन होता है दो डिफरेंट सेल्स का, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, जो कि आगे जाकर फिर दो न्यूक्लियाई सेल्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसको हम कैरियोगेमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, देखो अगर दो डिफरेंट सेल्स है मेल और फीमेल, वो फ्यूज कर रही हैं तो वो प्लाज्मोगेमी कहलाता है, और जहां पर दो न्यूक्लियाई सेल्स जो है बेसिकली वो फ्यूज करेंगी तो वो आपका कैरियोगेमी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट वहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा थ्रू सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि आगे जाकर के ओस्पोर्स कहला सकता है, जाइगोस्पोर्स कहला सकता है, एस्कोस्पोर्स कहला सकता है, बेसिडियोस्पोर्स कहला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसके अंदर बेसिकली सबसे पहला वेजिटेटिव स्पोर्स, जिसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारा ब्लास्टोस्पोर्स होते हैं, जो कि बर्डिंग प्रोसेस से डेवलप होते हैं। जब एक पेरेंट सेल जो होता है हमारा ईस्ट के अंदर, उसके वहां से जब दूसरा हमारा सेल डेवलप होना स्टार्ट होता है, वो ब्लास्टोस्पोर्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एथ्रोस्पोर्स, मतलब जहां पर फ्रेगमेंटेशंस होंगे आपके किसके, जो एक हाइफे है उसके एंड्स पे, वहां पर जब फॉर्मेशन होती है वो हमारा एथ्रोस्पोर्स कहलाता है। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वहां पर एक रेक्टेंगुलर या फिर एक क्यूबॉइडल थिक वॉल्ड स्पोर्स वहां पर डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे एर्थ्रोस्पोर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, जो कि है क्लामिडोस्पोर्स। इसके अंदर एक काफी अच्छी मोटी थिक वॉल होती है, जिसपे आपके जो स्पोर्स होते हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिससे आगे डेवलप क्या होगा, एक हाइफे से ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं एक अच्छी खासी लंबी डोरमेंसी के बाद, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि जहां पे उस पर्टिकुलर हाइफे का एक डेवलपमेंट साइट है, जहां पर वो हाइफे बन रहा है, किससे, जहां पर उसकी ग्रोथ हो रही थी वहीं से, उसी के ऊपर ये जो है बेसिकली डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है इंटरकैलरी, मतलब कि कहां पे होंगे, जो आपके दो नेबरिंग सेप्टा होते हैं उनके बीच में डेवलप होता है। दूसरा टर्म कहता है लेटरल, मतलब जो लेटरल साइड होगी हाइफे की वहां पर इनका डेवलपमेंट होगा। या फिर तीसरा कहता है टर्मिनल, जो एक हाइफे का एंड होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये हाईवे है तो इसका हाइफे है तो इसका जो ये एंड है या ये वाला एंड यहां पर डेवलप होता है, वो आपका टर्मिनल कहलाएगा। अब अगर हम आगे चलें, अब बात आती है एरियल स्पोर्स की, ठीक है। एसेक्सुअल की ही बात कर रहे हैं तो इसमें एरियल स्पोर्स आता है, जिसमें आपका कैनिडियोस्पोर्स या फिर कॉनिडिया होता है। क्या, कैनिडियोस्पोर्स या फिर कॉनिडिया। इसके अंदर क्या होगा, यहां पर जो स्पोर्स होते हैं वो आपके एक एक्सटर्नली जो भी साइड्स होंगे किसकी, जो स्पेशल हाइफे है उसकी टिप पे या फिर उसकी साइड्स पे, तो वो आपके कॉनिडियोस्पोर्स के नाम से कहलाए जाते हैं, कॉनिडियोफोर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब भी ये स्पोर्स अपने साइज में छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर एक सिंगल ही बनेगा वहां पर ये स्पोर, तो उसे आप माइक्रोकॉनिडिया कहेंगे या फिर माइक्रो अलूरियोस्पोर्स के नाम से आप इन्हें जानेंगे, जब एक सिंगल या फिर एक छोटा साइज होगा स्पोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट कहता है
हालांकि जब इनका साइज बड़ा होगा, मल्टी सेलुलर होगा, ये साप्टेट होंगे, तो इनको आप मैक्रोकॉनिडिया के नाम से या फिर आप इनको मैक्रोएलुरियोस्पोर्स के नाम से जानेंगे। साइज छोटा तो माइक्रो आ गया वर्ड, और अगर साइज बड़ा है तो मैक्रो वर्ड आ गया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात आ जाती है फिलोस्पोर्स की। ये सब के सब एक कॉनिडिया को मॉडिफाई करके बने हुए होते हैं, जो कि बेसिकली एक फ्लास्क फ्लास्क शेप होगा आपका स्पेशलाइज्ड कॉनिडियोस्पोर का, उसके टिप पर ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका फियालिड के नाम से जाना जाता है, फियालिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्पैरेंजियोस्पोर्स। यहां पर जो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है वो एक पर्टिकुलर सैक के अंदर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम बॉन्ड कह देते हैं। और ये होता कहां है, जो आपका एक स्पेशलाइज्ड हाइफे है उसके एंड पे होता है, जिसे हम स्पैरेंजियोफोर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि कल्टीवेशन कैसे होगा एक फंगाई का। ठीक है, कल्टीवेशन सबसे पहला यहां पे हम सेवरोड्स डेक्सट्रोज अगार बनाते हैं, या जिसे हम एसडीए कहते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे आपका क्लोरमफेनिकोल होता है, जो कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं कंटामिनेट हो जाते हैं उनको इनहिबिट करता है। या फिर मैं बात करूं साइक्लोहेक्सिमाइड, जो कि फंगाई की कंटामिनेशंस जो होते हैं उनको सप्रेस करेगा। तो इसको हम बेसिकली रूटीनली यूज करते हैं एक प्राइमरी आइसोलेशन के लिए, किसका, माइकोटिक एजेंट्स, मतलब कि फंगाई एजेंट जो होते हैं। किस मेथड से, एक क्लिनिकल स्पेसिमेन में हम बेसिकली इसको ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, जब हम ये सेवरोड्स डेक्सट्रोज अगार यूज करते हैं एक प्राइमरी रिकवरी के लिए उस पर्टिकुलर मीडियम में, तो उससे क्या होगा कि आज के टाइम पे ये इनसफिशिएंटली जो है बेसिकली इतना फास्टिडियस पैथोजेनिक जो आपके स्पीशीज होते हैं उनको अच्छे से रिकवर नहीं कर पाता है, पर्टिकुलरली डायमॉर्फिक फंजाई की कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, रदर इसकी जगह हम पोटैटो फ्लेक अगार यानी कि पीएफए यूज करते हैं, जो कि एक इनहिबिटरी मोल्ड अगार आईएमए के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम बेसिकली कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं इसके साथ, किसके, जो ये सेवरोड्स डेक्सट्रोज अगार होता है। ठीक है, किससे, जो ये आपका ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन होता है, जिसे हम SABHI के नाम से भी जानते हैं। SDA को यानी कि सेवरोड्स डेक्सट्रोज अगार को हम बेसिकली ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन के साथ जो है बेसिकली कंबाइन कर लेते हैं, तब भी बेसिकली इसे रिकमेंड किया जाता है कि ये भी इनको कल्टीवेट करने में काम आ सकता है फंगाई को। आगे चलें, इसी को कंटिन्यू करें, तो सेवरोड्स अगार जो है सफिशिएंट रिकवरी के लिए यूज करना होता है, जैसे आपके डर्मेटोफाइट्स होते हैं, एक क्यूटेनियस सैंपल्स जो होंगे हमारे जितने भी, या जो आपका ईस्ट होता है, अगर आपको वेजाइनल कल्चर से लेना हो, ठीक है, तो वहां से बेसिकली आपको इसको इस मेथड से इसका कल्टीवेशन करना होगा। साथ ही साथ फिर आता है हमारा जिपैक्स अगार। ये बेसिकली जो सब कल्चर होता है किसका, एस्परगिलस स्पीशीज का, जहां पर आपने इनकी कॉलोनीज को मॉर्फलाइज किया होता है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जब आपको एक बेसिकली अननोन आइसोलेशन का पता लगाना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो हम बेसिकली सब कल्चर को ही एस्परगिलस के यूज करते हैं, जो कि आपका जिपैक्स अगार के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की। जो आपके एस्परगिलस फ्यूमिगेटस होते हैं उनको आप जो है पार्शियली या फिर पूरा का पूरा उनको आप इनहिबिट कर सकते हैं, कैसे, साइक्लोहेक्सिमाइड की वजह से। फिर उससे क्या होगा, जो नॉन सेलेक्टिव मीडिया होगा आपका, किसके साथ, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन के साथ, जिसे आप BHD के नाम से जानते हैं, इस अगार को आप जो है ब्लड या एंटीबायोटिक्स के साथ हमेशा पैरेलली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें हर एक सैंपल को जो कल्चर कर रहे हैं हम, तो उसके 2 सेट आपको कल्चर मीडिया में लेने होंगे और उनको इंक्यूबेट करना होगा 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। एक को आप 30 डिग्री सेल्सियस पे कीजिए और एक को आप 35 डिग्री यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पे कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जितने भी फंगल कल्चर्स होते हैं उनको इंक्यूबेट करना जरूरी होता है कम से कम 30 दिन के लिए, जब भी आप उसको जो है डिस्कार्ड करने वाले हैं एक नेगेटिव के तौर पर। ठीक है, तो कम से कम 30 दिन आपको ये जो है कल्चर करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जब कल्चर प्लेट्स हो जाती हैं हमारी, रिवील हो जाती है, तो वहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है उन फंगाई की। आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो कॉलोनीज है वो आपकी वहां पर डेवलप हुई नहीं हुई है, और उनकी जो कॉलोनी है उनका मॉर्फोलॉजिकल क्या है, मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, वो भी आपको जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना होता है। माइक्रोस्कोपी यहां पे परफॉर्म की जाती है फंगल कॉलोनीज के लिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, जो भी माउंट्स या स्लाइड कल्चर्स होते हैं उनको टीज करते हैं, जिससे कि आप अच्छे से आगे जाके मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर पाए उन पर्टिकुलर हाइफे स्पोर्स की, और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कल्चर में जो भी ग्रोथ हुई है फंगाई की उसका आप अच्छे से पता लगा पाए। तो आज के इस वन शॉट के वीडियो के अंदर हमने बखूबी पढ़ा यूनिट 3 का
पार्ट 2, जिसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन और कल्टीवेशन पढ़ा फंगाई का। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। घबराइएगा नहीं, इसकी आज की वन शॉट की वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस नोट्स की पीडीएफ आपको उस लिंक के माध्यम से मिल जाएगी और आप हमें लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, और डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।